अच्छा बेटा, हम लोग आज अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून 2022। उसका डेटा रिस्पॉन्स अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखें जरा। बेटा, डेटा रिस्पॉन्स को करने का तरीका ये होता है कि आपने अपने पेपर को बिल्कुल गंदा करना है, बिल्कुल आपने चीज़ों को पॉइंट आउट करना है, बिल्कुल चीज़ों को नोट करना है। ठीक है। तो आपने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से सब चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ेगा। सही है। अब यहाँ पे देखो जरा। कहता है कि रीड द सोर्स मटेरियल केयरफुली बिफोर आंसरिंग क्वेश्चन वन। तो मतलब आपको केस के साथ बार बार लिंक करना पड़ रहा होगा। सोर्स मटेरियल हैप्पीनेस। तो कहता है कि जी हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे उसने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दे दिए हैं। पॉपुलेशन, जीडीपी पर हेड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स रेवेन्यू, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीजें उसने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है। तो ये सारा जो है हमारे पास मामला। अब यहाँ पे कहता है द यूनाइटेड नेशन हैज पब्लिश्ड अ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एवरी ईयर सिंस 2012। The index ranks according to countries to life expectancy, freedom, social support, trust, generosity and GDP per head। कहता है कि इन चीजों को देखते हुए हम लोग जो है अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो इंडेक्स हमारा है हैप्पीनेस का, उसको मेजर करते हैं। तो उसने डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पे बता दी। न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड 8th इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इन 2019। यानी कि अगर वो 8वें पे रैंक कर रहा है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी रैंकिंग है। The government of both Bhutan and New Zealand now consider number of influences on the happiness of their population। कहता है कि भूटान और न्यूजीलैंड बहुत सारी चीजों को एक साथ देखता है, जिसमें वो चेक करता है कि हमारी आवाम खुश है कि नहीं। While more than half of Bhutan's labor force is employed in agriculture, most people in New Zealand are employed in tertiary sector। तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब वो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये किधर ऑपरेट कर रहे हैं, मेजोरिटी प्राइमरी सेक्टर पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब प्राइमरी और टर्शरी में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी के अंदर आप एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल और क्या कहते हैं, बेसिक स्किल्स और बेसिक टूल्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं आपको। वेयर एज इन टर्शरी सेक्टर यू रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल्स, हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आगे, working conditions, working hours and the type of work and pay vary between primary and tertiary sector। बेटा ये तो बड़ी जनरल सी बात है कि प्राइमरी में क्योंकि काम और वर्कलोड डिफरेंट होता है, टर्शरी में काम और वर्कलोड डिफरेंट होता है, तो दे आर पेड डिफरेंट वेजेस। आगे, प्रोडक्टिविटी इज हायर इन ऑल सेक्टर्स इन न्यूजीलैंड देन इन भूटान। कहता है ये बेटा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ना, न्यूजीलैंड में हर सेक्टर में आगे है एज कम्पेयर टू भूटान। आप यहाँ पे मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात को सुनना गौर से। देखो बेटा, कहानी ये है कि उसने ये बात आपसे कही कि भूटान का जो मेजोरिटी सोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, और न्यूजीलैंड का जो मेजोरिटी काम होता है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर हो रहा होता है। ठीक है। अब उसने एक बात आपको ये भी कह दी है कि न्यूजीलैंड हर जगह पे भूटान से आगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जाहिर सी बात है बेटा, जब न्यूजीलैंड जब अपने मुल्क में काम करेगा तो वो सब्जियां भी बनाएगा। ठीक है। वो एग्रीकल्चर में भी काम करेगा, वो दूसरों पे तो रिलाय नहीं करेगा ना। यानी कि देयर इज सम प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन न्यूजीलैंड एज वेल। ठीक है। इसी तरह जब मैं भूटान की बात करूं तो भूटान में प्राइमरी पे ज्यादा फोकस है, बट सेकेंडरी भी होगा, टर्शरी भी होगा, ऐसा ही। तो भूटान में प्राइमरी इज द बेस्ट, न्यूजीलैंड में टर्शरी इज द बेस्ट, बट न्यूजीलैंड में प्राइमरी पे भी काम होता है, सेकेंडरी पे भी काम होता है एज वेल। सही। अब वो ये बात आपसे कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी इज हायर इन ऑल सेक्टर्स इन न्यूजीलैंड देन इन भूटान। मानी के भूटान से ज्यादा न्यूजीलैंड प्राइमरी पे अच्छा काम करता है। उसने आपको ये बात बोली ना, उसने आपको ये बात बोल दी कि भाई प्रोडक्टिविटी इज हायर इन ऑल सेक्टर्स। ऑल का मतलब क्या है कि इसमें प्राइमरी भी आ जाता है, सेकेंडरी भी आ जाता है, टर्शरी भी आ जाता है। तो न्यूजीलैंड हर लिहाज से भूटान से आगे है, प्राइमरी में भी भूटान से आगे, जबकि प्राइमरी भूटान का सबसे बेस्ट, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। सही। आगे आओ। दिस इज पार्टली द रिजल्ट ऑफ हायर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड एंड एजुकेशन इन न्यूजीलैंड। कहता है बेटा न्यूजीलैंड के अंदर कैपिटल गुड में और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हुई है, इस वजह से एक रीजन है कि भाई हो सकता है ये, इसलिए हमें बेनिफिट मिल रहा है। New Zealand also has a higher GDP per head. GDP per head can influence the net migration number of people as shown for selected countries in 2017 in figure 1.1।
कहता है न्यूजीलैंड के अंदर बेटा आपका जीडीपी पर हेड भी ज्यादा है। न्यूजीलैंड में आपका जीडीपी पर हेड भी ज्यादा है। जीडीपी पर हेड ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो नेट माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और लोग जो हैं वो न्यूजीलैंड में फिर आना जाना पसंद करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर एक टेबल गिवन, यहाँ पर एक टेबल गिवन है। मोस्ट प्रॉब्ली जब भी आपके पास इस तरह का टेबल गिवन होता है ना, 99% चांस होता है कि इस टेबल से रिलेटेड आपके पास 4 से 5 मार्क का सवाल आएगा, या 6 मार्क का भी आ सकता है। ठीक है, मेजोरिटी केसेस पे 5 मार्क का आता है। तो हाईली लाइकली है कि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन जब भी इस तरह का केस आपके एग्जाम में गिवन हो, तो आपके पास इसके रिलेटेड सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो हम लोग जरा इसको रीड करते हैं, जरा समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो बेटा, ये आपके पास ये जो ब्लैक वाला है ये आपका जीडीपी पर हेड है। ठीक है, और ये व्हाइट वाला जो है ये नेट माइग्रेशन है। नेट माइग्रेशन का मतलब क्या है? ई वाला इमिग्रेशन माइनस आई वाला इमिग्रेशन। बाहर से कितना बंदा आपके पास आ रहा है और यहाँ से कितना बंदा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी इस तरह चल रही होगी। अच्छा भाई, तो आपके पास भूटान है, सिप्रस है, केनिया है, मोजाम्बिक है, न्यूजीलैंड है, स्लोवेनिया है। सही है, इनके बारे में बात करें। आगे क्या कहते हैं? आगे कहता है कि यार जीडीपी पर हेड, नेट माइग्रेशन, नंबर ऑफ पीपल सेलेक्टेड कंट्री 2017, ये टेबल का पार्ट है। इन इट्स 2019 बजट, द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट सेड इट वुड मेजर इट्स प्रोग्रेस नॉट बाय इंक्रीज इन जीडीपी बट बाय इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ। कहता है कि हम लोग जीडीपी के हिसाब से मेजर नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग लोगों की जिंदगी के हिसाब से मेजर करेंगे कि लोगों की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्यों वो इतना बेनिफिशियल। To achieve this, it announced increased spending on some areas, including what? Including mental health, child poverty and pollution. तो इन लोगों ने इस तरह की चीजों पे खर्चा करना स्टार्ट किया। सर फिगर 1.1 फिर एक्सप्लेन करते हैं बेटा, जब इसका क्वेश्चन आएगा फिर मैं वापस से बता। अच्छा जी, तो इन लोगों ने इस पे खर्चा करना स्टार्ट किया। Some economists criticized this approach. They argued that the best way the government could improve living standard is to reduce income tax. कहता है कि भाई कुछ इकोनॉमिस्ट ये बात कहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? इनकम टैक्स रेट कम कर दिया जाए। दिस रिडक्शन could change government spending and the quantity of product that people buy including cars. ठीक है, कहता है कि लोग लग्जरी पे जाना स्टार्ट करें। जब उन्होंने इंक्लूडिंग कार्स का लफ्ज यूज किया, इसका मतलब है कि लोग लग्जरी पे जाना स्टार्ट करेंगे। अब बेटा सवाल आपके पास क्या है? सवाल ये है कि ये कौन सी पॉलिसी लगाना चाहते हैं। अब अगर आप लोग अपने दिमाग के अंदर ही झांक के देखो और जरा फ्लैशबैक के अंदर जाओ, इनकम टैक्स रेट कम हो रहे हैं, जो एक पॉलिसी हम लोगों ने पढ़ी हुई है इसके लिए, और उस पॉलिसी का नाम है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या नाम है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, और ये चीज आप लोगों ने पढ़ी भी है बेटा। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या कहता है? इनकम टैक्स रेट कम करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे टैक्स रेट कम हो रहे तो कौन सी पॉलिसी लग रही है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। आगे, टैक्स रेवेन्यू हैड इंक्रीज इन न्यूजीलैंड इन 2019। बेटा कहता है गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो गया, पार्टली बिकॉज ऑफ अ राइज इन रेवेन्यू फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स। कहता है कॉर्पोरेशन से हमें ज्यादा, यानी कि दुकानों से, फर्म से ज्यादा पैसा मिलना स्टार्ट हो गया, तो कॉर्पोरेशन टैक्स अपने पास इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, अपने को फायदा हो। इट वॉज हाउएवर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट्स। कहता है कि यार फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करना इज डिफिकल्ट एट द मोमेंट। दिस वॉज बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट वुड हैपन टू इट्स जीडीपी एंड इट्स कॉर्पोरेशन। कहता है ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास मुल्क में बेटा अनसर्टेनिटी है। हमें नहीं पता कि हमारे जीडीपी पे और हमारे कॉर्पोरेशन टैक्स रेट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए लोग जो हैं वो अनसर्टेन है फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपकी पूरी केस स्टडी थी जो आपने पेंसिल से गंदी करनी है। ठीक है, और उसको आप लोगों ने इस तरह प्रॉपर तरीके से लेके चलो। अब आ जाए क्वेश्चंस के ऊपर। कैलकुलेट भूटान जीडीपी इन 2018। बेटा भूटान के लिए आपके पास ये देखो, ये पूरा एक इंडेक्स गिवन है, आप यहाँ से उसका जीडीपी निकालेंगे। बेटा बात सुनिएगा, उसने बोला जीडीपी कैलकुलेट करके दो, जबकि हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट जीडीपी तो नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास जीडीपी पर हेड गिवन है, हमारे पास जीडीपी पर हेड गिवन है, और हमारे पास बेटा पॉपुलेशन गिवन है। तो इन दो चीजों से मैं टोटल जीडीपी निकाल सकता हूँ।
तो इधर आओ जरा, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी पर हेड का, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जीडीपी पर हेड इज इक्वल्स टू जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यही है। अब बात सुनिएगा बेटा, आपके पास जीडीपी पर हेड कितना गिवन है, जीडीपी पर हेड है आपका 3250 इज इक्वल्स टू, जीडीपी हमने निकालना है तो यहाँ पे रख दिया एक्स ओवर पॉपुलेशन कितनी है 0.8 मिलियन, तो आपने बेटा इसको सीधा सीधा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है और आपके पास जीडीपी कितना आ जाएगा, आपका जीडीपी सीधा सीधा आ जाएगा बेटा 2600 मिलियन। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेशन शो करना जरूरी है, कैलकुलेशन शो किए बिना आपको इतना मतलब कि वो सही नहीं रहेगा, एग्जाम में मार्क्स तो दे देगा क्योंकि 1 मार्क का है, इतना नेसेसरी नहीं है, बट आप लोग अपनी प्रैक्टिस बनाओ क्योंकि कभी कभार अगर 2 मार्क का सवाल आ जाए तो आपने वहां पे कैलकुलेशन शो करनी होती है, ठीक है। वरना यहाँ पर अगर सिर्फ 2600 भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, बट मिलियन लाजमी लिखना है आपने, 2600 मिलियन, सही है। सेकेंड क्वेश्चन, identify two indicators that are both that are in both the World Happiness Index and the Human Development Index। बेटा हम लोगों ने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह और इकोनॉमिक वाले चैप्टर्स के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने ये बात पढ़ी थी, वेज टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, वेज टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, वेज टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ में मैंने डिफरेंट बातें आपको बताई, आपको जीडीपी बताया, आपको एचडीआई बताया, आपको और चीजें बताई वो बताया था, जीएनपी बताया था, ठीक है। तो उसने ये आपसे पूछा है पार्ट बी में कि यार जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हमें दिया हुआ है उसमें और एचडीआई में क्या दो चीजें कॉमन है, क्या दो चीजें कॉमन है हमारे पास। बेटा अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है जाओ नोट्स खोलो आप लोगों को दिख जाएगा। बेटा ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं ह्यूमन ये हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, ये चीजें आ रही हैं आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। हाँ, और हम लोगों ने क्या क्या दो चीजें एचडीआई में पढ़ी हुई है, हम लोगों ने एचडीआई के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये दो चीजें पढ़ी हुई। तो बेटा ये दो चीजें आपके पास कॉमन है, बाकी ये और ये सिर्फ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर आती है, एचडीआई के अंदर नहीं है। कोई मसले वाली बात तो नहीं है बेटा, यहाँ तक समझ गए हैं सारी कहानी। कोई टेंशन, आगे। स्टेट बाय भूटान 2018 गवर्नमेंट बजट इज लाइकली टू हैव इंक्रीज्ड टोटल डिमांड इन भूटान। कहता है कि जो हमारे पास बजट है, ये वाला जो बजट हमारे पास आ रहा है, इससे हमारा किस तरह टोटल डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ होगा, इससे कैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई होगी, सवाल ये। तो बेटा मेरा बात सुनो, आपने इस बजट से ही देखना है। देखिए यहाँ पर किस चीज से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, इन दो को काट दो, अच्छा इन दो से एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट आता है, इन दो को भी काट दो, तो बचे हमारे पास ये दो, सही है। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो बजट होता है बजट, बजट इज इक्वल्स टू, बजट इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्स रेवेन्यू, यही होता है। अब बात सुने, इस टेबल के हिसाब से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है आपकी, 450 मिलियन, ठीक है, और आपका टैक्स रेवेन्यू कितना है, -380 मिलियन, ठीक है। यानी कि आपने तो अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया ना, आपने अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया। तो बेटा एक्स्ट्रा पैसा लगाने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे 80 का डेफिसिट आ रहा है, 80 मिलियन का क्या आ रहा है आपके पास, डेफिसिट आ रहा है, समझे मेरी बात को। तो बेटा कहने का मकसद ये है कि आप अपनी जेब से पैसा लगा रहे हो, आपके पास टैक्स रेवेन्यू है नहीं और आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग किए जा रहे हैं, समझे, आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते जा रहे हो, जब आप ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते रहोगे तो अपनी जेब से पैसा लगा रहे हो ना, तो आपके पास चलेगा 80 मिलियन का डेफिसिट, 80 सॉरी 70 मिलियन, 70 मिलियन का आपके पास आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, सही है। अच्छा तो जब आप 70 मिलियन के डेफिसिट में बैठे हुए हैं, यानी कि आपका एडी बढ़ रहा है क्योंकि आप एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगा रहे हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, याद करें। एग्रीगेट डिमांड जब कम करना होता है आप लगाते हो बुलशेट, बुलशेट मानी बजट सरप्लस,
लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना होता है, आप लोग लगाते हैं कि बजट डेफिसिट, क्योंकि आपको अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी होती है, भले टैक्स रेवेन्यू आए कि ना आए। समझ में आती है बेटा ये वाली बात, क्लियर है? 2 मार्क का सवाल। आगे बढ़ू। आगे, पार्ट डी। Explain two reasons why some may prefer to work in the tertiary sector rather than primary sector। तो ये बेटा, ये जो पार्ट डी है, ये बड़ा ही कोई जनरल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर केस से ऐसा कुछ लिंक नहीं हो रहा, क्योंकि उसने बोला यार मुझे कोई सी भी दो बातें बता दो, कोई सी भी दो बातें एक्सप्लेन कर दो कि यार लोग टर्शियरी सेक्टर में क्यों काम करना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर। अब देखो आपके केस में ना सिर्फ ये बताया हुआ है कि लोग प्राइमरी सेक्टर में कम, इतने लोग हैं, टर्शरी में इतने लोग हैं, बट ये नहीं बताया हुआ क्यों है। अब यहाँ पे आपको लिखना है जनरल आंसर। जनरल आंसर क्या लिखेंगे भैया? लोग टर्शरी में क्यों काम करना प्रेफर करते हैं? हायर वेजेस। एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि टर्शरी में आपको पैसा चाहिए होता है, आपके पास पैसा होता है, पैसा आ रहा होता है, लोग स्पेंडिंग करते हैं। अच्छा, फिर आप बोल दे जी लोगों की नीड, अगर तो लोगों की डिमांड टर्शरी के अंदर ज्यादा है तो लोग ज्यादा काम करेंगे टर्शरी के अंदर। बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये बातें आप बता सकते हो। लो रिस्क, रिस्क किस हिसाब से कि यार प्राइमरी के अंदर कभी फसल अच्छी होगी, कभी फसल खराब हो गई तो बड़ा मसला हो जाता है। टर्चरी में आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी रहती है, तो आपको कभी भी निकाल नहीं सकते। तो ये बात आपने बतानी, कोई सी भी दो बता दो, आंसर हो जाएगा। मैं आंसर लिखूंगा नहीं बैठ के, आप लोगों को मैंने तभी कहा था नोटबुक और पेन अपने पास लेके रखो, ताकि आप लोग पहले से ही अपने क्या कहते हैं उन चीजों को मैनेज कर सकें। अच्छा, पार्ट ई, analyze how investment in capital good and education can increase New Zealand's productivity। बेटा, आप जब कैपिटल गुड पे खर्चा लगाएंगे, इसका मतलब क्या है कि आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जब आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आपके पास बेटा बेटर इक्विपमेंट आएगा, आपके पास वेस्टेज कम होगी, आपके पास एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जब आपके पास एफिशिएंसी बढ़ेगी आपका ओवरऑल आउटपुट बढ़ेगा, और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। समझे बात को? ये आप इसके अंदर केस एक अच्छा बना सकते हो। अच्छा, आप और क्या लिख सकते हो कैपिटल गुड में? कैपिटल गुड में आप और ये लिख सकते हैं कि आपके पास एफडीआई आएगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके पास मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है ना, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे आपके पास मुल्क में बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी और ज्यादा। ठीक है, आपके पास और इन्वेस्टमेंट होगी, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। समझे बात को? इस तरीके से आपने बताना। एजुकेशन, एजुकेशन से किस तरह बेनिफिट होगा बेटा? आपके पास स्किल्स आएंगी, आपके पास एक्सपर्टीज आएंगी, आपके पास नॉलेज आएगी। यू कैन यूज डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से आप इनोवेशन लेके आ सकते हो, और इनोवेशन की वजह से आपकी आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट का मतलब क्या है कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, एजुकेशन से और क्या क्या हो सकता है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। आपका जब पोटेंशियल बढ़ेगा, आपके पास नई स्किल्स आने की वजह से आप नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैंने दो बातें बता दी एजुकेशन की, दो कैपिटल गुड की बता दी, आपने एक एक लिख ली, ज्यादा लंबी नहीं कर। 4 मार्क का क्वेश्चन। पार्ट एफ, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड नेट माइग्रेशन। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड नेट माइग्रेशन। अच्छा बेटा, ये जो यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ये मेरी क्लास की ही रिकॉर्डिंग है। तो आप लोग जो कहते हो कि यार सर जो है वो आंसर्स कंस्ट्रक्ट नहीं करते, भाई मैं अपने अपने बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं स्पून फीड नहीं करता। ठीक है, स्पून फीड नहीं करता, तो आप लोग खुद मेहनत करो थोड़ी सी और इसको जरा देखें। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड नेट माइग्रेशन। तो यहाँ पे आइएगा जरा। तो कहता है कि ये जो आपके पास टेबल है, ये जो आपके पास टेबल, इसके हिसाब से जरा ये बता दें कि यार
नेट माइग्रेशन में और जीडीपी पर हेड में क्या जो है वो मामला चल रहा है? बेटा मेरा बात सुनो, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास डेटा गिवन हो या फिर आपके पास कोई टेबल वगैरह गिवन हो, आपने उसमें कुछ तीन चीजों को हाईलाइट करना है। वो तीन चीजें क्या होती हैं? पहला होता है आपके पास हाईएस्ट, कि हाईएस्ट कहाँ पे हो रहा है। दूसरा आपके पास आता है लोएस्ट। और तीसरा आपके पास होता है ट्रेंड, कि थ्रू आउट ट्रेंड क्या चल रहा है, हाईएस्ट, लोएस्ट और ट्रेंड। अब यहाँ पे देखो बेटा, जीडीपी पर हेड किसका हाईएस्ट है? न्यूजीलैंड का हाईएस्ट है। देख लो आप, ये आ रहा है जीडीपी पर हेड, सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड का चल रहा है। नेट माइग्रेशन, नेट माइग्रेशन सबसे ज्यादा किसकी है? न्यूजीलैंड की है। देख लो भाई, न्यूजीलैंड की नेट माइग्रेशन सबसे ज्यादा है। बेटा नेट माइग्रेशन का मतलब पता है क्या है? कि कितने लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर तो नेट माइग्रेशन आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि लोग आपके मुल्क में आ रहे हैं, ठीक है, लोग जाने के लिए सोच रहे हैं, लोग आने की सोच रहे हैं। अच्छा भाई, सबसे कम आपके पास, चलो सेकंड हाईएस्ट क्या है? सेकंड हाईएस्ट आपके पास सिप्रस है, सिप्रस का बता दो। और सबसे लोवेस्ट कहाँ पे आ रहा है? मोजाम्बिक में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास बेटा सबसे ज्यादा नेट माइग्रेशन आउटफ्लो, यानी कि हमारे मुल्क से उठ के लोग बाहर जा रहे हैं, वो किस में हो रहा है? वो केनिया में हो रहा है, क्योंकि ये माइनस में। माइनस का मतलब क्या है? कि यहाँ से उठ के लोग जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास शुरू का इंट्रोडक्शन आ चुका है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि यार, जिन कंट्रीज में अच्छा खासा हमारा क्या कहते हैं जीडीपी पर हेड चल रहा है, जैसे ये हो गया, ठीक है, और इसको भी चला ले लो, भूटान को भी ले लो। तो बेटा इन चार कंट्रीज के अंदर क्योंकि हमारा जीडीपी पर हेड बहुत अच्छा है, इसलिए लोग हमारे मुल्क में आना चाहते हैं। केनिया में और मोजाम्बिक में जीडीपी पर हेड काफी लो है, इसलिए लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। तो ये ट्रेंड आपने बताया है कि जो आपकी फोर बड़ी कंट्रीज है वहां पर लोग आना चाह रहे हैं, और बाकी दो कंट्रीज से लोग ऐसे जाना चाह रहे हैं, रवाना होना चाह रहे हैं। समझे? तो इस तरह आप अपने चार्ट को एक्सप्लेन करते हो, हाईएस्ट, लोवेस्ट और ट्रेंड, समझ गए? चलो आगे अब। अच्छा, तो हम लोग हैं अब पार्ट जी के ऊपर। डिस्कस वेदर और नॉट enterprise is likely to have increase in New Zealand after 2019। बेटा डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको टू साइडेड जाना पड़ेगा। और कितने मार्क का है? 6 मार्क का है, तो दो पॉजिटिव्स और दो नेगेटिव्स, ठीक है, इस तरह आपने काम करना है। अब कहता है कि यार, क्या इंटरप्राइज हमारे पास बढ़ेगा न्यूजीलैंड में आफ्टर 2019? बेटा जरा न्यूजीलैंड की पॉलिसीज को देखो। न्यूजीलैंड क्या कर रहा है? किन चीजों पे खर्चा कर रहा है? ठीक है, तो जब न्यूजीलैंड इन चीजों पे खर्चा करेगा, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, दे विल बी एबल टू बाय मोर गुड एंड सर्विसेज। सही तरह स्पेंडिंग करेंगे, तरीके से स्पेंडिंग करेंगे, इस तरह जाहिर सी बात है एंटरप्राइज कल्चर आपका जो है बढ़ेगा। उसने इनकम टैक्स कम कर दिया भाई। इनकम टैक्स कम करने का मतलब क्या है? कि लोग ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, दिस इनकरेजेस एंटरप्राइज कल्चर एज वेल, ठीक है। अच्छा बेटा, वो जब ये सारे बेनिफिट देगा, तो लेबर भी आपका मोटिवेटेड रहेगा, लेबर भी आपका अच्छा काम करेगा, ओवरऑल आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट होगी, दिस विल एनकरेज एंटरप्राइज कल्चर। आगे जी, न्यूजीलैंड और क्या क्या कर रहा है? ये रहा, ये देखो, कैपिटल गुड और एजुकेशन में खर्चा कर रहा है, इसके बारे में बता दो। समझे? कोई से भी दो बेनिफिट्स, कोई से भी दो फॉर के पॉइंट्स। अगेंस्ट की अगर बात की जाए, तो क्यों न्यूजीलैंड के अंदर हमारे पास नहीं आएगी, क्या कहते हैं, बाहर से, सॉरी, एंटरप्राइज कल्चर क्यों नहीं आएगा? बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, अनसर्टेनिटी, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फर्म्स फ्यूचर, समझे, हायर कॉर्पोरेशन टैक्सेस, समझे बात को, के से ही लिंक करना है। तो आप लोग बोलेंगे यार देखो, कॉर्पोरेशन टैक्सेस ज्यादा है, हमें प्रॉफिट, हम लोग वो नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी है, कभी भी प्रॉफिट बढ़ सकता है, कभी भी प्रॉफिट गिर जाएगा, तो हम लोग उसके ऊपर कोई एज सच मेजर नहीं ले सकते।
तो उसकी वजह से हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर इतने ज्यादा आपके मुल्क में ना आए। सही है, तो इस तरीके से आपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स डिसाइडेड रखते। डिस्कस वेदर और नॉट अ कट इन इनकम टैक्स रेट विल इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड। कहता है कि जब आपका इनकम टैक्स कम होगा तो उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा या कम होगा। डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क का। तो बेटा अगर जनरली बात करूं तो पॉजिटिव्स में आपके पास क्या क्या आ सकता है, तो पहला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पॉजिटिव्स के अंदर आपके पास क्या क्या आ सकता है। पहला बेटा, जब इनकम टैक्स आपके पास कम होगा तो उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ने से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, आपके पास बेटा मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आपके मुल्क में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है। मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, क्योंकि एडी आपका बढ़ रहा है तो उससे आपका एसओएल बढ़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात कर सकते हैं, उससे आपका एसओएल बढ़ेगा। समझे बात को। हाउएवर अगर ड्रॉबैक्स की बात की जाए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है बेटा, जब एडी बढ़ेगा तो किस पे अफेक्ट आएगा, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। समझे, आपके मुल्क में महंगाई बढ़ेगी। समझ में आती है बात, इसके बारे में आप बात कर सकते हो। अच्छा, सेकंड पॉइंट, बेटा जब एडी बढ़ रहा है तो उनको फुलफिल भी करना है तो आपको रिसोर्स यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होना स्टार्ट हो सकती है। कि आप बार बार रिसोर्सेज को यूज करते जाएंगे तो आपके पास डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है जब लोगों के पास इनकम वगैरह आना स्टार्ट हो जाए, लोग शराब पीनी शुरू कर दें, लोग सिगरेट पीनी शुरू कर दें। हो सकता है कि डीमेरिट गुड की कंजम्पशन बढ़ना स्टार्ट हो जाए। समझे, हो सकता है कि डीमेरिट गुड की कंजम्पशन हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो जाए। आप ये बात भी लिख सकते हो। आप ये बात भी लिख सकते हैं कि हो सकता है कि हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चले जाए। ठीक है। तो आपने कोई से भी 2 पॉइंट फॉर में लिखने हैं और 2 पॉइंट अगेंस्ट में लिखने हैं, ज्यादा लंबी नहीं करनी क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर है बेटा सारी कहानी।